Hi guys, how are you? So today we are going to start a new topic और मैं सुधीर सचदेवा आपके सामने फिर से किसी इंटरेस्टिंग तरीके के साथ इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। आइए जरा देखें, हम अभी तक तो भाई डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं, ये भी जानते हैं हम सब कि भाई प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है, यानी प्राइस में और क्वांटिटी में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, यानी कुछ उसकी एक्सेप्शन भी हैं जहां पर इसका रिवर्स होता है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी भी बढ़ रही है, प्राइस घटने से क्वांटिटी भी घट रही है, वो कुछ एक्सेप्शन है। लेकिन इन जनरल अगर हम लॉ को देखें तो भैया लॉ ऑफ डिमांड सीधी सीधी बात बोलता है, प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरा सवाल यह है भाई कि कितनी डिमांड बढ़ेगी और कितनी घटेगी, कितने प्राइस के कम होने पर या कितने प्राइस के ज्यादा होने पर क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। तो जब मैं बात करता हूं हाउ मच, चेंज तो समझ में आता है मुझे, चेंज इज करेक्ट, बट माई क्वेश्चन इज हाउ मच। क्या हर बार बराबर चेंज आएगा? तो जब यह सवाल आता है कि हाउ मच, कितना फर्क पड़ा, कितना प्राइस के घटने से क्वांटिटी पर कितना फर्क पड़ा, इतने प्राइस के घटने से क्वांटिटी इतनी ही बढ़ी या इससे ज्यादा बढ़ी या इससे कम बढ़ी या बढ़ी ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे सामने यह सवाल आएगा कि चेंज इन प्राइस का इंपैक्ट, मैंने क्या वर्ड्स बोले, चेंज इन प्राइस का इंपैक्ट ऑन चेंज इन क्वांटिटी, ये तो होता ही है भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो तो यहां पर प्रूव हो चुका है कई बार। लेकिन मेरा फिर से सवाल यह है कि चेंज इन प्राइस कितना हुआ और उसके कारण चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई। तो जब मैं यहां पर यह शुरुआत करूंगा कितने से कि भैया प्राइस और क्वांटिटी की रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, इंपैक्ट भी पड़ता है, लेकिन ये बता दो भाई हाउ मच, कितना चेंज इन क्वांटिटी है तो कितनी, और चेंज इन प्राइस हुआ है तो कितना। तो जब मैं इन दोनों की रिलेशनशिप देखता हूं दोस्तों, तो फिर मुझे समझ में आता है कि भाई हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर प्राइस में, अभी एक छोटा सा हम ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल समझ रहे हैं, इतना चेंज आया और उसके मुकाबले क्वांटिटी में भी उतना ही चेंज आया। आइए थोड़ा सा क्वांटिटी को इसके करीब ले आए, तो क्वांटिटी में भी बराबर का ही चेंज आया, लेकिन मैं कहता हूं प्राइस में तो इतना चेंज आया मगर क्वांटिटी में जरा सा चेंज आया, या प्राइस में अगर इतना चेंज आया तो क्वांटिटी में इससे ज्यादा चेंज आ गया, या अगर क्वांटिटी में कोई चेंज आया ही नहीं, पहले भी इतनी थी आज भी उतनी है। तो दोस्तों मैं यहां बात कर रहा हूं चेंज की। चेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस ट्रायंगल से, डेल्टा बोला जाता है इसे, ठीक बात है कि नहीं? ये बात हम मैथमेटिक्स में भी सीख चुके हैं। तो अगर मैं कहूं कि चेंज इन प्राइस के कारण चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है और वो चेंज कितना हो रहा है, अगर मुझे ये कहानी समझ में आ जाए तो मेरे सवाल का हल हो गया। यानी चेंज इन प्राइस के कारण
चेंज इन क्वांटिटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हाउ डज क्वांटिटी रिस्पॉन्ड, कैसा रिस्पॉन्स देती है। या मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं तो मैं पूछूं हाउ मच डज दिस क्वांटिटी रिस्पॉन्ड, कितना रिस्पॉन्ड करती है, बराबर का करती है, कम करती है, ज्यादा करती है, या करती ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो मैं पहले तो 3 बातें आपके सामने लेके चलता हूं कि चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी, 3 बातें नॉर्मल, बहुत सिंपल। प्राइस में चेंज आया और तो क्वांटिटी में भी चेंज आया, ये बात तय है। बराबर का चेंज भी हो सकता है भाई, क्वांटिटी बराबर के चेंज हुई, या क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो गई, या क्वांटिटी कम चेंज हुई, तीनों बातें हो सकती हैं। अब ज्यादा कम की बातें बहुत हो गई, मैं पूछ रहा हूं कितना, तो भैया जरा नंबर के तो बात कर लो, कितना। जब नंबर की बात आएगी तो इसका मतलब हमारे सामने कुछ सवाल आएंगे कि अगर प्राइस और क्वांटिटी हमारे सामने इस तरह से दी हुई है और पता लगता है कि प्राइस था 10 और क्वांटिटी थी 100, ठीक है जी। अब प्राइस हो गया 15 और क्वांटिटी हो गई हमारी मान लीजिए 50। प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी घटी, ये तो बात समझ में आ गई, पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा केस ले लेते हैं, आइए इसको थोड़ी सी जगह बनाने के लिए इधर लिख दिया जाए। प्राइस 10 और 100, तो देखा हमने कि प्राइस हो गया 10 से 15, ठीक बात है कि नहीं। और प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी घट के रह गई केवल 20, पॉसिबल है ऐसा। फिर एक और तीसरा केस देख लेते हैं। प्राइस था 10, क्वांटिटी थी 100, प्राइस बढ़ गए और क्वांटिटी घटी जरूर लेकिन 80 तक आई। यानी मेरे सामने यहां पर 3 सिचुएशंस आ गई हैं दोस्तों, और इन 3 सिचुएशंस में ध्यान से देखें तो मेरे पास 3 अलग अलग तरह के नंबर्स भी हैं। बोलिए है या नहीं। मैं इन 3 नंबर्स के बारे में पहले बातचीत करता हूं आपसे। अगर मैं कहूं कि जरा चेंज निकाल के दिखाइए, मुझे सबसे पहले चाहिए चेंज इन प्राइस कितना था और चेंज इन क्वांटिटी कितना था। आप कहेंगे जी चेंज निकालना तो बड़ा आसान है, ये बताओ कि प्लस वाला बताएं, प्लस के साथ या माइनस के साथ। प्लस माइनस छोड़िए, फिलहाल केवल इतना बताइए कि कितना चेंज आया। प्राइस बढ़े हैं तो +5 है और क्वांटिटी 50 से घटी है तो -50 है, जाहिर सी बात है। लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे केवल नंबर बताइए कि कितना। प्लस माइनस भूल जाइए। 10 से 15 आई तो 5 का चेंज आया, बिल्कुल आया जी। और क्वांटिटी में 50 का चेंज आया, बिल्कुल आ गया। यह है चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अच्छा ओरिजिनल प्राइस कितना था जी, वो बता दो पहले। 10, ठीक है जी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी जी, P और Q, ये क्या ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी 100, ठीक है जी। आगे चलते हैं।
केस नंबर 2, इसमें चेंज कितना आया? चेंज इन पी कितना आया, चेंज इन क्यू कितना आया, जरा दोनों बता दीजिए। तो भाई चेंज इन पी आया 10 से 15 यानी 5, चेंज इन क्यू आ गया 80। ठीक है जी। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी तो 10 और 100 ही लिए हमने। ठीक है जी। तीसरे केस में फटाफट से चेंज इन पी, चेंज इन क्यू और ओरिजिनल पी, ओरिजिनल क्यू। चेंज इन पी आया 10 से 15 5, कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन क्वांटिटी 20, 100 से 80 रह गई, ओरिजिनल 10 और क्वांटिटी 100। यानी यहां पर हमारा एक काम चेंज का फिनिश हो गया इस जगह दोस्तों। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? हमने इस चेंज को तो निकाल लिया। आपने यही तो बात कही थी कि सर जरा चेंज निकाल के देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। चेंज निकल के आ गया, लेकिन आपने ये नहीं पूछा जी हाउ मच तो निकाल लिया, लेकिन इससे हमने एक्चुअली रेफरेंस क्या निकाला? प्लस माइनस ही तो करना था, वो तो कर दिया। ये तो कभी भी कर देता है, 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा ये तो भाई। सवाल ये आता है कि हम क्या इससे इन्फरेंस निकालना चाहते हैं। क्या समझ में आया? मैं ये जानना चाहता हूं कि प्राइस के चेंज होने का क्वांटिटी पर कितना असर पड़ रहा है, ज्यादा, कम या बराबर है? बराबर का चेंज आ रहा है, और वो भी नंबर्स में। नंबर्स में आ गया, लेकिन नंबर तो मिसलीडिंग भी बन जाते हैं कभी, बड़े छोटे। इतने बड़े बड़े नंबर अगर आ गए लाखों में, हजारों में, तो हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे? इसीलिए हमें बचपन में सिखाई गई थी रेशो। रेशो किसी भी बड़े नंबर को छोटा कर देती है और उसे समझने में हमें हेल्प करती है। बोलिए हाँ या ना? ठीक बात है। तो क्यों ना हम इसमें परसेंटेज चेंज निकाल लें कि परसेंटेज चेंज कितना आया। ओके, मैं पहले निकालता हूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये मुझे हेल्प करेगा। और मैं निकालता हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। थोड़ा सा इसे यहां लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दूसरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी, ये भी निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। क्या ये सभी में निकाल लिया जाए? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया रहेगा। हम सभी का परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेते हैं। और अब आप कहोगे जी ये तो बड़ा बच्चों का खेल है, हमने बचपन में ये काम बहुत किया है। तो जरा फटाफट से साथ साथ निकालना शुरू कर दो मेरे भाई। क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके, मेरी भी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी हम भूल गए, ये तो सीखा था बचपन में। कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा सीख लेंगे, चिंता नहीं। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोस्तों क्या था कि पहले कितना था वो लिख लो, पहले कितना था वो लिख लिया जाए। वो है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हमने क्या लिखा हुआ है? पी। तो आइए इसे लिख देते हैं पी। अब उसमें कितना चेंज आया वो है चेंज इन प्राइस, उसे न्यूमरेटर ले लो और मल्टीप्लाई कर दो उसे 100 से, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल आया। क्या बच्चों वाला काम है भाई ये तो। चेंज इन पी मेरे पास है, वो है 5। ओरिजिनल पी 10 है, वो भी मेरे पास है। 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये 50% आ रहा है दोस्तों? हाँ जी हाँ सर, सभी का 50% आ रहा है। तो ठीक है भाई, ये समझ में आ गई कहानी कि 50% प्राइस में चेंज हो गया। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे सारे के सारे केसेस में परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है?
सेम चेंज इन P ओवर P इंटू 100, इन सभी में हमने प्राइस सेम लिया है, तो चेंज इन P डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, सभी में 50% चेंज लिया जी हमने। आइए देखें कि इस चेंज के कारण क्वांटिटी में कितना चेंज आया, वो सब में अलग है। अच्छा आओ देखें जरा। तो भाई यहां पर देखा तो ओरिजिनल क्वांटिटी को डिनोमिनेटर लेके चेंज इन क्वांटिटी इनटू 100। आई बिलीव कि आपको ये फॉर्मूले मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बचपन वाली चीजें हैं कि आखिरकार परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है। तो भाई चेंज इन क्यू ओवर ओरिजिनल क्यू, चेंज इन क्यू कितना आया दोस्तों यहां पर 50, ओरिजिनल क्यू कितना था 100, तो 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये भी निकल आया 50%। तो भाई देखा तो चेंज इन प्राइस भी 50% और चेंज इन क्वांटिटी भी 50%। तो यहां पर जो क्वांटिटी रिस्पॉन्स दे रही है वो बराबर का रिस्पॉन्स दे रही है। कैसा रिस्पॉन्स दे रही है? बराबर का रिस्पॉन्स दे रही है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। दोनों 50% शो कर रहे हैं दोस्तों, दोनों बराबर शो कर रहे हैं, यानी क्वांटिटी की जो रिस्पॉन्सिवनेस है टू चेंज इन द प्राइस वो बराबर की है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई हमें। अब अगले पॉइंट की बारी। यहां पर चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय डिवाइड बाय क्वांटिटी इनटू 100, जरा ये चेक किया जाए। चेंज इन क्वांटिटी आया 80, ओरिजिनल क्वांटिटी थी 100, और पता लगा इसमें परसेंटेज चेंज कितना निकल आया 80%। अच्छा जी, तो यहां पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को जब मैंने कंपेयर किया तो भैया परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50 है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 80% है। ये है 50% और ये है 80%, यानी चेंज इन क्वांटिटी की परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा है। तो भैया ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो पहले वाले केस में जब हमने देखा तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस बराबर थे। दूसरे वाले केस में देखा तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा निकल आई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, आइए जरा तीसरा केस भी देख डालें। यहां पर दोबारा से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे और आंसर क्या आया आइए देखें। चेंज इन क्वांटिटी है 20, ओरिजिनल क्वांटिटी है 100, मल्टीप्लाई किया 100 से तो निकल आया 20%। दोबारा से चेक करें, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को। परसेंटेज चेंज इन प्राइस था कितना प्रतिशत? ये था दोस्तों 50%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के मुकाबले में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 20%। तो भैया इस हिसाब से देखा जाए तो यहां परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम आया, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें यह तीसरा केस भी मिल गया। और यही हम बात कर रहे थे कि भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हमें ये तीन बातें समझ में आ गई हैं, तो हमें एक चीज कंक्लूड करने की जरूरत है कि पहले केस में जो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है? बराबर का रिस्पॉन्सिवनेस दे रही है। दूसरे में उसकी रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है, यानी प्राइस तो जरा सा कम हुआ लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ गई। और कुछ ऐसे भी केसेस आए जहां पर परसेंटेज इन क्वांटिटी कम निकला परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो दोस्तों हमने ये हाउ मच वाला केस देख लिया
कि कितने परसेंट ज्यादा आ रही है। लेकिन अगर हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, इन्फ्रेंस भी निकाल लिया कि जी वो या तो ज्यादा करेगी या कम करेगी या बराबर करेगी, तो भाई इससे आखिरकार मतलब क्या है? हमारा मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसी यूनिट निकाली जाए, कुछ ना कुछ ऐसा कैलकुलेशन का तरीका बनाया जाए जिससे हमें यह पता लगे कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज या खाली रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है टू चेंज इन इट्स प्राइस। यानी प्राइस में चेंज आने पर क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, हम उसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहते हैं जिससे हम बता सकें भाई इतना असर आता है। ये क्या है? एक ऐसा स्केल जिसके बेसिस पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ये जो है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे मेजरमेंट टूल ऑफ, मेजरमेंट टूल है ये, मेजरमेंट टूल किसका? ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स प्राइस। अब सवाल यह आता है इसको नाम क्या दें? तो भाई मेरे सामने ये पेन है, मैं इस पेन को मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मगर ये मोड़ ही नहीं रहा। कोई इसमें मूव होने की, जैसे इलास्टिक होती है ना, खींच लो, वो इलास्टिसिटी ही नहीं है इसमें, नो इलास्टिसिटी एट ऑल। लेकिन अगर मैं इस पेपर की बात करूं और इसे मोड़ना चाहूं तो जो मैं जोर लगा रहा हूं, जो मैं पावर लगा रहा हूं, उसके कारण ये मुड़ गया। यानी इसमें रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है। इसका मतलब कई चीजों के प्राइस ऐसे जरूर होंगे जिसमें जरा सा प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाती है बहुत ज्यादा, या प्राइस जरा सा घटने पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या प्राइस जितने बड़े डिमांड भी उतनी घटती है, या रिवर्स। तो मैं यहां पर उनकी इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? इलास्टिसिटी, कि वो कितना इलास्टिक है। रबड़ को मैं खींच लूं तो भाई जितना मर्जी खिंच जाए, तो यहां हम इसे नाम दे रहे हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजरमेंट टूल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया भाई? अपने सहूलियत के हिसाब से मैंने नाम नहीं दिया, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं भाई, उन्होंने नाम दिया है, लेकिन मैंने उस डेफिनेशन को कुछ ऐसे समझाया है कि उसका नाम निकल के आया अपने आप। यही नाम होना चाहिए, इसके अलावा तो कोई नाम सूट ही नहीं करेगा। और हमने इसको डिनोट करने के लिए इलास्टिसिटी का ई ले लिया, और आखिरकार जो पीछे फॉर्मूला बनाया था उसी का इस्तेमाल कर लो कि भाई इलास्टिसिटी को अगर मुझे नंबर में बताना हुआ तो मैं आखिरकार कैसे बनाऊंगा। सो परसेंटेज चेंज, यही तो निकालना है हमने, इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस।
क्योंकि क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो प्राइस के कारण आ रहा है दोस्तों, इसीलिए हमने उस रीजन को नीचे लिखा है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, माय डियर फ्रेंड्स, यही फॉर्मूला बन गया आपकी इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब अगर मैं इसे पिछले वाले केस में अप्लाई करने की कोशिश करूं तो यहां मैं कहूंगा इलास्टिसिटी कैसी थी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जरूर आया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जरूर आया, मगर कितना आया? इलास्टिसिटी कितनी आई? इलास्टिसिटी आई बराबर की। अगर मैं 50% डिवाइडेड बाय 50% कर दूं, यहीं पर अप्लाई कर रहा हूं दोस्तों, केस नंबर 1 में 50% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आया, बोलिए हां या ना। पहले मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ले रहा हूं, देखिए क्या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 50 है या नहीं? यस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 50 है भाई। तो 50 बटा में 50, ये इलास्टिसिटी आ गई 1। यानी यहां पर इलास्टिसिटी का नंबर आ गया दोस्तों 1। अब दूसरा केस, यहां पर देखिए इलास्टिसिटी निकालने का तरीका। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 80। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 50। ओके, तो दूसरे पर्टिकुलर केस में जो दूसरा पॉइंट है, इसमें 80% डिवाइडेड बाय 50%। आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद क्या ये 1 से ज्यादा आ रहा है या नहीं? जब आप देखेंगे तो पहले वाले केस में तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर आ गई, ठीक बात है कि नहीं? यहां पर क्या हुआ? ये आ गई दोस्तों 1.6, यानी यहां पर 1 से ज्यादा इलास्टिसिटी निकल के आ गई। सो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, यानी मैं यहां यह कह सकता हूं कि इस केस में इलास्टिसिटी का नंबर मोर देन 1 है। ये लीजिए, ये कहानी भी यहां पर समाप्त होती है। तो हमने जो पहले वाले केस में सीखा, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आई थी, यहां पर इलास्टिसिटी मोर देन 1 आ गई। ठीक है जी। तीसरा केस देखते हैं, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 20%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50%। आ जाइए अगले केस में। तो भाई यहां पर देखा थर्ड केस में, तो चेंज इन क्वांटिटी 20% और चेंज इन प्राइस 50%। आंसर निकाला तो 0.4 निकल आया। यानी यहां पर अगर मैं इलास्टिसिटी देखता हूं तो ये तो 1 से कम आ गई। इसका मतलब थर्ड केस में हमारी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी लेस देन 1 क्या है? डिमांड। डिमांड में परसेंटेज जो चेंज आ रहा है वो कम है। किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इसीलिए इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो गई। इसके बेसिस पर हमने 3 बातें तो दोस्तों समझ ली कि जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो ये आ गया मेरे भाई इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, या दूसरे तरीके से बोले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा आ गया, तो इस केस में हमारी इलास्टिसिटी दोस्तों 1 से ज्यादा हो गई। और अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम निकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो मेरे भाई यहां पर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के 3 तरीके तो हमने देख लिए। यहां पर आ गया
1 के बराबर। मैं इसे कह देता हूं यूनिट इलास्टिक। सिंगल यूनिट है ना, यूनिट इलास्टिक डिमांड है ये। कैसी डिमांड है? यूनिट इलास्टिक डिमांड। और दूसरे केस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। क्या मैं इसे लिख सकता हूं मोर देन यूनिट इलास्टिक? यह है मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। और तीसरा जो केस है दोस्तों, यह है लेस देन यूनिट इलास्टिक का। किसका केस है ये है मेरे भाई लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो हमने इस प्राइस के कारण जो हमारी डिमांड पर असर पड़ता है, कितना पड़ता है, अभी तक पहले तक हमने वो नहीं देखा था। आज हमने वो भी देख लिया। ठीक बात है कि नहीं? इसके अलावा 2 बातें और भी हैं दोस्तों। मान लीजिए प्राइस के चेंज होने पर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इस डिमांड पर कोई असर ही नहीं डालता, डज नॉट अफेक्ट एट ऑल। यानी प्राइस चाहे जितना मर्जी चेंज हो जाए, बढ़ जाए घट जाए, इट डज नॉट अफेक्ट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। भाई तुम एक चीज के 10 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो, मेरी डिमांड उतनी ही रहेगी। प्राइस बढ़ते रहे घटते रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी मेरी डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इलास्टिसिटी 0 है। ऐसी भी कोई चीज होगी क्या कि आप प्राइस जितना मर्जी ले लो लेकिन मुझे तो खरीदना ही खरीदना है? सॉल्ट के बिना, या ऐसी मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स में दोस्तों प्राइस बढ़ भी जाए तब भी लेंगे आप, जीवन बचाना है। इलास्टिसिटी 0 है वहां पर, डिमांड आपकी टस से मस नहीं होगी। देखा जाए तो इसको कुछ नाम ऐसा देना चाहिए जो बिल्कुल चेंज ही ना हो, जिसमें इलास्टिसिटी हो ही ना। अच्छा, जो हमने मोर देन यूनिट इलास्टिक सीखा, इसको हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम होता है इलास्टिक डिमांड। मोर देन यूनिट इलास्टिक का दूसरा नाम क्या होता है? इलास्टिक डिमांड। दिस इज द सेकेंड नेम। लाइकवाइज इस लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड को एक और नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं इन इलास्टिक डिमांड। यानी चेंज तो आया मगर कम आया, इसीलिए इन इलास्टिक। डिमांड में जरा सा चेंज आया, कम चेंज आया, बहुत कम, प्राइस से बहुत कम। लेकिन मैं कहूं प्राइस के चेंज होने पर असर आया ही नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या नाम हो जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। यानी इसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक। ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्यों ना इसके आगे ईडी लिख दें। हम सारे के सारे केसेस में इस डिमांड की ही तो बातें कर रहे हैं, तो इलास्टिसिटी को ईडी लिख देते हैं। सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां सब जगह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया। ठीक है जी, ये हो गई हमारी परफेक्टली इलास्टिक, हिलेगी नहीं डिमांड। चेंज आएगा कितना? 0, नो चेंज एट ऑल। अच्छा, कई बार क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात ही नहीं हो रही, सेम प्राइस है, मान लो नो चेंज इन प्राइस, उसका रिवर्स भी तो देखना पड़ेगा, या वेरी वेरी स्लाइट चेंज इन प्राइस। नो चेंज की जगह हम कर देते हैं वेरी स्लाइट चेंज इन प्राइस।
वेरी स्लाइट चेंज इन प्राइस, बहुत कम होते ही आपकी यहां डिमांड जो है, डिमांड का नंबर ही नहीं पता, डिमांड बढ़ जाती है एकदम इनफाइनाइट। डिमांड कितनी हो जाती है? बहुत ज्यादा, उसका नंबर काउंटेबल ही नहीं है। ये हो गया दोस्तों ईडी इक्वल टू इंफिनिटी। किस नंबर पर जा सकती है मालूम ही नहीं। तो जैसे हमने परफेक्टली इनइलास्टिक सीखा ऊपर, उसी तरह से हमारे सामने एक नई चीज आएगी, हम इसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो मेरे भाई आपके सामने अब ये इलास्टिसिटी के 5 पॉइंट नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब जरूर ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि भाई क्या हम इसे ग्राफ के जरिए भी देख सकते हैं? नंबर भी देख लिया, कैलकुलेशन भी देख ली, क्या इसे ग्राफ के जरिए देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। मैं फिर से एक बार प्राइस और क्वांटिटी को लेके आता हूं ताकि हम 1 बाय 1 ग्राफ को देख पाए। 10 के साथ साथ 100 लिख लेते हैं और प्राइस बढ़े, ध्यान से देखिएगा इधर, प्राइस बढ़ गए मगर क्वांटिटी पर कोई असर नहीं आया। आइए जरा इसके बारे में बातचीत कर लें, इसका एक ग्राफ बना लें। अब आप मुझे बताएंगे कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। जिस फ्लो में, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया अभी तक, अब उसको मैं चेंज करूंगा क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए है ये। आप खुद पहचानिए कि प्राइस पहले यहां 10 था, क्वांटिटी 100 थी और प्राइस 10 से 15 हो गया मगर क्वांटिटी आज भी उतनी की उतनी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या चेंज आया? डिमांड क्या चेंज हुई? आप कहेंगे नहीं जी नहीं सर, डिमांड में तो 0 चेंज आया। डिमांड में कोई चेंज नहीं है, 0। ओके, अगर ऐसी पोजीशन आ जाए तो क्या नाम दिया जाए मेरे भाई इसे? हम इसे नाम देते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या नाम देंगे इसे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा केस, दोबारा से वही, अगर मैं कहता हूं प्राइस है 10, परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं लिख दिया, इन इलास्टिक, हिली नहीं, इट शुड बी इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, डिमांड चेंज ही नहीं हुई भाई, हम ये बात कर रहे हैं। अब क्वांटिटी थी 100 और अब हम यहां बात कर रहे हैं कि डिमांड, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटनी चाहिए, मगर कितनी घटी देखो जरा, बहुत कम। इस हिसाब से अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो इसमें क्या नजर आता है? 10 प्राइस है, बढ़कर 15 हुआ, पहले 100 थी, इसे ऐसे बना लीजिए 20, 40, 60, 80, 100। तो अगर इसके हिसाब से मैं कुछ बनाऊं तो भाई देखा मैंने कि यहां पर प्राइस में चेंज आया ज्यादा, डिमांड में चेंज आया कम। प्राइस में ज्यादा चेंज नजर आ रहा है जबकि डिमांड में कम चेंज नजर आ रहा है। यानी यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज लेस देन 1, बराबर नहीं है, उससे कम है, डिमांड में चेंज कम है। तो इसका नाम क्या दिया जाए? हमने इसका नाम दे दिया इन इलास्टिक डिमांड। क्या नाम दिया? इन इलास्टिक डिमांड, या फिर लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड।
अगर मैं इसे 100% मानूं तो ये चेंज तो 100% से कम है। 100% का मतलब क्या होता है? 100 डिवाइड बाय 100 यानी 1। और ये जो चेंज है ये है अगर 1 तो ये हो गया लेस देन 1। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अब आता है तीसरा केस, राइट। फटाफट से, प्राइस 10, क्वांटिटी 100, प्राइस बढ़ के 10 से हो गया 15 और क्वांटिटी रह गई 50। जब आप इसे प्लॉट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 10 पे है 100 और ये हो गया 15 और ये आ गया 50 पे। यहां से और यहां से जब आप इस पूरी डिमांड कर्व को ध्यान से देखेंगे तो आपने देखा कि ये चेंज और ये चेंज तो बराबर नजर आ रहा है। अगर ये चेंज और ये चेंज बराबर नजर आ रहे हैं हमें, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर बराबर नजर आ रहे हैं तो भैया यहां तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो गई। कैसी हो गई है? इक्वल टू 1। इस ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सकता है, बना लिया जाए। हल्का सा चेंज करते हैं इसे ताकि आपको एग्जैक्टली इक्वल भी नजर आ जाए। थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं। अगर मैं इसे 5, 10 और 15 लिखूं और पचास, 100, 150 लिखें तो जितना चेंज आपका इस हिस्से में आया प्राइस के बढ़ने से, उतना ही हिस्सा डिमांड के घटने में आपको नजर आया। तो ऐसी सिचुएशन में ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। हम इसे यूनिट इलास्टिक डिमांड कहेंगे क्योंकि यहां पर आपकी डिमांड कर्व बिल्कुल कैसी सिचुएशन में है, जो दोनों चीजें प्राइस और क्वांटिटी को बराबर का चेंज शो करती हुई दिखाई देती है, राइट। लेकिन उसी तरीके से अगर प्राइस क्वांटिटी 10 और 100 लेकर के ये कर दिया जाए 50 और इसे कर दिया जाए 20, मान लीजिए 20, 40, 60, 80 और 100, ये है क्वांटिटी और यहां है हमारा प्राइस। मान लीजिए 5, 10, 15। सो 10 पर अगर मान लीजिए 100 है, 15 होते ये 20 रह गई। जरा बताइए कितना असर पड़ा? केवल इतना सा प्राइस चेंज हुआ, लेकिन उसके कारण जरा देखिए डिमांड में कितना ज्यादा फर्क आ गया। तो ये कहलाती है दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, मोर देन यूनिट इलास्टिक। यानी अगर मैं इसे 100% मानूं तो दिस इज मोर देन 100%। इज दैट सो और नॉट? सो दिस इज मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, या मैं इसे कहूंगा इलास्टिक डिमांड, राइट। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अब अगर प्राइस में कोई चेंज ना आए, जैसे मैंने लिखा था स्लाइट, इस केस में कहता हूं प्राइस में कोई चेंज नहीं है, जीरो चेंज, और फिर भी कभी डिमांड 200 हो जाती है 100 से, कभी 50 हो जाती है, उसके इंक्रीज और डिक्रीज का कोई ठिकाना नहीं।
सेम प्राइस पे डिमांड कभी Q से Q1 हो रही है, कभी Q से Q2 हो रही है। यहां पर दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी हद तक जा सकती है, दैट इज व्हाई इट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इंफिनिटी। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लीजिए क्वांटिटी में 10% का चेंज आया, लेकिन प्राइस में तो 0 चेंज है। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी, इसीलिए यहां पर क्या है, इंफिनिटी, ईडी इक्वल टू इंफिनिटी। इसे हमने नाम दिया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो जहां मैंने आपसे कहा कि वो स्लाइट चेंज की कहानी, वेरी स्लाइट चेंज में मेक इट 0, में मेक द डिमांड 0, दैट इज वाई इसमें ऐड कर लीजिए, वेरी स्लाइट चेंज इन प्राइस में मेक द डिमांड 0, इसको लिख लीजिएगा प्लीज। इसी कारण से यहां पर चेंज इन प्राइस हुआ ही नहीं, नो चेंज इन प्राइस। वाई? बिकॉज इफ देर इज स्लाइट चेंज इन प्राइस डिमांड में बिकम 0, दैट इज वाई इसमें सेलर प्राइस को चेंज नहीं करता। सो इफ देर इज नो चेंज इन प्राइस स्टिल डिमांड में बी मोर और लेस, दैट इज वाई वी आर सेइंग इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो दोस्तों हमने अभी तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, अब हम इनको सारे के सारे कामों को इकट्ठा कंक्लूजन निकाल के रिकैपिचुलेट करेंगे, राइट? चलिए दोस्तों, तो भाई हमने ये तो सीख लिया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि प्राइस से डिटरमिन हो रही है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी डिग्रीज क्या क्या हो सकती हैं और वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक या यूनिट इलास्टिक क्या होता है, ये सब सीख लिया हमने। फॉर्मूला भी सीख लिया, कैलकुलेशन का तरीका भी सीख लिया, लेकिन मेरे भाई ये सोचने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण किसी भी एक गुड की डिमांड या तो इलास्टिक हो जाती है या इनइलास्टिक होती है। भाई कोई ना कोई ऐसे तो फैक्टर्स होते होंगे, कोई ना कोई ऐसे कारण होते होंगे जिसकी वजह से प्राइस में चेंज होने के कारण किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर इलास्टिक चेंज आता है और किसी दूसरी में इनइलास्टिक आता है, किसी में परफेक्टली इलास्टिक आता है तो किसी में परफेक्टली इलास्टिक आता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्क करती है? तो भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या वर्ड्स कहे मैंने? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें इन्हें समझने की जरूरत है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? तो ये जो फैक्टर्स हैं मेरे भाई, इनका डिस्कशन किया जाए एक एक करके। अब भाई ऐसी कई चीजें हैं जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और किसी ऐसी भी चीज है कोई जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं बात करूं चाय कॉफी की, तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है या नहीं? बिल्कुल है। यानी ऐसे केस में टी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कॉफी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लेकिन क्या कॉमन सॉल्ट जो खाने का नमक होता है, क्या उसका सब्स्टिट्यूट है कोई? बिल्कुल नहीं। सॉल्ट तो खाना ही पड़ेगा भाई। या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लेस सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब जब किसी चीज के कम सब्स्टिट्यूट्स हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूट उसके हैं ही नहीं,
तो चाहे उसके प्राइस बढ़ी क्यों ना जाए, हम उस चीज की डिमांड ज्यादा घटाते नहीं है। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखूं और मैं कॉमन सॉल्ट की बात करूं तो इसकी डिमांड पर ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी डिमांड जनरली इन इलास्टिक रहेगी, यानी प्राइस के बढ़ने घटने का इस पर ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस चीज के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो भैया उसकी डिमांड पर तो बहुत असर पड़ेगा। अगर इसके प्राइस ज्यादा हो गए तो लोग इसको छोड़ेंगे और इसके सब्स्टिट्यूट की तरफ भागेंगे, या इसके प्राइस घट गए और ये अपने सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में सस्ती हो गई चीज, तो लोग इसकी डिमांड एकदम बढ़ा देंगे। यानी यहां पर जिस चीज के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं दोस्तों, उस केस में होगा क्या, उस केस में इसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। क्या ये बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसकी तो इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक बात है कि नहीं? यानी मोर द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मोर विल बी द इलास्टिसिटी, एंड लेसर और नो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनइलास्टिक हो जाएगा। अब शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, आप जरा ये बताइए कि आपके घर में माचिस तो इस्तेमाल होती होगी। अब एक मैच बॉक्स का आपके घर के टोटल एक्सपेंडिचर में जरा बताइए कितना शेयर है? क्या बहुत बड़ा शेयर है या बहुत छोटा शेयर है? बहुत छोटा शेयर है जी। इसका मतलब आपके टोटल एक्सपेंडिचर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है मैच बॉक्स पे लगता है। अगर उसके प्राइस डबल भी हो गए, 2 गुना 4 गुना भी हो गए, तो जरा बताइए क्या होगा? क्या आप उसकी डिमांड करनी बंद कर देंगे, कम कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, उसकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी उसकी डिमांड रहेगी इनइलास्टिक। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऐसी चीज जिसमें आपके घर के टोटल एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा खर्चा हो, जैसे बच्चों की स्कूल फी। अब ये तो एक नेसेसिटी हो गई। कोई ऐसी चीज ले लेते हैं जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर में शेयर भी ज्यादा हो और आप उसे कम भी कर सकें, जैसे कि क्लोथ्स। क्लोथ्स ऐसे हैं जो आप महंगे भी खरीद सकते हैं भाई, सस्ते भी खरीद सकते हैं। अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर हर महीने का कपड़े में ज्यादा है, तो भैया आप क्या करेंगे? कपड़े सस्ते मिल रहे हैं तो ज्यादा खरीद लो, कपड़े महंगे मिल रहे हैं तो भाई उसकी डिमांड अचानक से कम कर देंगे। आप छोड़ दो भाई, अभी नहीं लेंगे, जब सस्ते हो जाएंगे तब ले लेंगे। तो जो बेयर नेसेसिटी है वो तो कपड़े हैं ही, जाहिर सी बात है। मैं बात कर रहा हूं उसके एक्स्ट्रा कपड़े लेने की, राइट। और आज की डेट में कोई बेयर नेसेसिटी के कपड़े बस इतने नहीं रखता, ये बात हम जानते हैं। अब आती है बात लग्जरी या नेसेसिटी की। अब भाई फूड बताइए, ये तो नेसेसिटी है, क्या इसके प्राइसेस बढ़ जाने पर आप इसकी डिमांड एकदम घटा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी कारण से इसकी डिमांड पर ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, तो इनइलास्टिक रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई कार खरीदनी है, बड़ी वाली गाड़ी, तो लग्जरी है, प्राइसेस बढ़ गए तो अचानक आप डिमांड घटा देंगे, घट गए तो एकदम डिमांड बढ़ा देंगे। यानी लग्जूरियस आइटम होगी तो भैया उस पर्टिकुलर केस में इलास्टिक डिमांड रहेगी। अब नंबर ऑफ यूजेस पर डिपेंड करता है। जरा सोचिए, पेंसिल के कितने यूजेस होंगे? बहुत कम, वेरी फ्यू, लिखना ही तो है बस। लेकिन मिल्क के कितने यूजेस हैं? बहुत सारे। तो भाई कोई ऐसी चीज जिसके यूजेस कम हो, उसके प्राइसेस अगर घट गए या बढ़ गए तो ज्यादा डिमांड पर असर नहीं पड़ता, पड़ेगा बट मोर और लेस इनइलास्टिक रहेगा।
लेकिन अगर किसी चीज के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि मिल्क, उससे दही, मक्खन, पनीर, खोया, न जाने क्या क्या आप बना सकते हैं, तो भाई ऐसे केस में तो उसका यूज ज्यादा से ज्यादा शुरू कर देंगे। सस्ता मिलेगा तो एकदम उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी इसकी डिमांड इलास्टिक रहती है हमेशा। फिर टाइम पीरियड। अब एक चीज है जिसको खरीदने के लिए लॉन्ग समय है, आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड है। मान लिया जाए आपने 6 महीने, 7 महीने, 1 साल भी रुक गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में उसकी डिमांड कैसी रहेगी दोस्तों? इलास्टिक। जैसे मान लो कोई आपने एक घर ही खरीदना है, लॉन्ग टर्म का डिसीजन है। अगर वो सस्ता मिलेगा बहुत ज्यादा तो उसकी एकदम डिमांड बढ़ जाएगी, महंगा मिलेगा एकदम डिमांड घट जाएगी। इलास्टिक। लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्ट पीरियड में, इमीडिएटली चाहिए, जैसे कि मेडिसिन, तो क्या कह रहे हो? अरे यार दवाई तो अभी चाहिए लेकिन अभी महंगी मिल रही है, 1 महीने बाद लेंगे। नहीं कह सकते आप, शॉर्ट पीरियड में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब इनइलास्टिक, उसकी डिमांड में असर नहीं पड़ेगा। हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। अब भाई कई ऐसे लोग होंगे जिनको किसी चीज की आदत पड़ जाए। अब एक ऐसा भी मैंने स्टूडेंट देखा, वो कहता है जी मैं रात हो, दिन हो, दोपहर हो, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, वो खाना खाएगा तो उसको कोल्ड ड्रिंक साथ में चाहिए, चाहे कोक हो या पेप्सी हो। अजीब सी हालत। तो पहले वो इतना सा हुआ करता था, पतला सा, और अब इतना मोटा बन गया, न जाने कैसी हालत में आ गया वो। और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि 4-5 साल पहले मैंने उससे बात की, तो कहता जी मैं तो ब्रेकफास्ट हो, लंच और डिनर हो, साथ में एक कोक की बोतल चाहिए, पेप्सी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसने उसे अपनी आदत बना लिया, अब चाहे वो महंगी हुई या सस्ती, क्योंकि उसकी वो हैबिट बन गई है। इसी कारण से हुआ क्या, चाहे प्राइसेस बढ़े या घटे, डिमांड उसकी इनइलास्टिक रही, डिमांड चेंज नहीं हुई। लाइकवाइज एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है। अब भैया सिगरेट चाहे 2 रुपए की थी तो भी उतनी पीता था, 10 की हो गई तो भी उतनी, 20 की है तो भी उतनी, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि उसकी हैबिट है। लेकिन अगर किसी चीज की आदत नहीं है, आप कभी कभी शौक फरमा लेते हैं या कम चीज जो है आप उसकी आदत ना होने के कारण बस कंज्यूम कर लेते हैं, मिली मिली, नहीं मिली नहीं मिली। तो अगर वो चीज महंगी मिलेगी तो आप उसको लोगे ही नहीं, सस्ती मिलेगी तो ले लोगे, राइट? तो एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा अगर हैबिट है, मान लीजिए पुरानी बात कर रहा हूं, जब कैसेट्स आया करती थी तो उसे म्यूजिक का बहुत शौक था, तो उस समय उसको हैबिट थी जब भी कोई नई रिलीज होगी म्यूजिक वीडियो उसे लेनी है। अब उस समय अगर वो महंगी होती थी तो भाई उसे वो लेता था, उसको उसकी आदत पड़ गई थी। तो चाहे महंगी मिले या सस्ती उसे लेनी थी, लेकिन हमें म्यूजिक का शौक था, हमें लगता था यार ठीक है सुन लेंगे तो भी ठीक है, आज नहीं तो बाद में सुन लेंगे, हैबिट नहीं बनाया उसे। तो ऐसे केस में जो चीज मेरी हैबिट नहीं बनी, तो जब सस्ती मिली तो ले ली ज्यादा, नहीं तो छोड़ दी। यानी किसी भी चीज की हैबिट जिसकी ना हो, आप इसमें वो कोई भी कमोडिटी लिख लीजिए, राइट? मान लीजिए मूवी देखने का मन कर रहा है, आप किसी सिनेमा हॉल में जाना चाहते हैं, टिकट फिलहाल उसकी मिल रही है 500 रुपए की, आप कहोगे छोड़ यार अभी नहीं देखेंगे, थोड़ी सस्ती हो जाए। या टिकट मिल रही है 1000 रुपए की, आपने कहा छोड़ यार थोड़ी सस्ती हो जाएगी तब देखेंगे। अगर आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की आदत है तो क्या होगा, आपको भाई 1000 की मिले चाहे 10,000 की, देखूंगा भाई। सो मान लो मूवी देखने का शौक नहीं है आपको, तो भैया 250-300 की टिकट मिलेगी तो मैं जाऊंगा, 400 तक 500 रुपए कौन खर्चेगा, ऐसा भी कोई बोल सकता है। सो दिस इज हाउ द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
they determine whether the demand will be elastic or inelastic. अगला केस, प्राइस रेंज। कुछ चीजों की प्राइस रेंज बहुत हाई होती है, वेरी हाई या वेरी लो। अब जो चीजें वेरी हाई रेंज की हैं तो भैया उनको खरीदेगा कौन? जिसकी जेब में पैसा है भाई वही खरीदेगा। उस चीज को शो ऑफ करने के लिए सोच सकता है वो। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लें डायमंड्स को। अब उसके चार्जेस, उसके प्राइसेस बहुत हाई हैं। अब खरीदने वाले हमेशा उसकी डिमांड इनइलास्टिक ही रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े और महंगे हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसकी रेंज थी वेरी हाई। वेरी लो की बात करूं, सॉल्ट, तो उस केस में भी डिमांड रहेगी इनइलास्टिक, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत सस्ती चीज है। मैच बॉक्स। मीडियम की बात करूं, क्लोथ्स की, तो वही सस्ते हो गए तो ज्यादा ले लेंगे, हो सकता है महंगे हो गए तो कम ले लेंगे, डिले किया जा सकता है। तो अगर क्लोथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहां पर उसकी डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। इज दैट वेरी क्लियर टू यू? अब चलते हैं टाइड डिमांड की तरफ। टाइड का मतलब जो कनेक्टेड हो, जैसे रिलेटेड हो, एक चीज की डिमांड दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कि टी, शुगर, डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं, बिल्कुल है। अब यहां पर उसकी डिपेंडेंसी आ गई। कार, फ्यूल है, डिपेंडेंसी आ गई। तो जहां कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है ना किसी चीज की, तो जनरली अब आपके पास कार है तो भाई फ्यूल डलवाना ही पड़ेगा। तो आपके फ्यूल के प्राइस बढ़ जाए या घट जाए तो जनरली आपकी डिमांड रहती ही है, क्योंकि डिपेंडेंसी है, इसीलिए डिमांड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनइलास्टिक। लेकिन एक चीज की स्टैंड अलोन डिमांड है, जैसे कि मान लीजिए पानी की बोतल। अब वो पानी पर तो डिपेंडेंट है नहीं, ठीक बात है कि नहीं। एक मान लीजिए पेन, डिपेंडेंसी नहीं है किसी चीज पर, हालांकि उसके साथ जुड़ी हुई चीजें बहुत बना सकते हैं, पेन और कॉपी। तो चेयर ऑटोनमस डिमांड है, वो डिपेंडेंट नहीं है कि मेरे पास टेबल होगा हम तभी चेयर लेंगे, ऐसा नहीं होता, बिना टेबल के भी चेयर ली जाती है। टीवी, अब उसके साथ केबल को कनेक्ट कर दोगे तो अलग बात है, अगर अदरवाइज टीवी जो है आप क्या कहेंगे कि उसकी एक स्टैंड अलोन डिमांड होगी, राइट। तो इस तरह जो चीजें अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी चलें, जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल। अब आप कहोगे भाई इलेक्ट्रिक केटल भी अपनी स्टैंड अलोन डिमांड रखती है, वो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। माइक्रोवेव किसी चीज पर वो डिपेंडेंट नहीं है, फैन वो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जो ऑटोनमस चीजें होती हैं जनरली स्टैंड अलोन, इंडिपेंडेंट, उनकी डिमांड क्या रहती है? इलास्टिक। तो दोस्तों हमने सारे के सारे जो भी पॉइंट्स किए, ये क्या थे? ये सारे के सारे पॉइंट्स थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सी इलास्टिसिटी? वी वर टॉकिंग अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलावा भी कोई इलास्टिसिटी है? यस, एक और इलास्टिसिटी है जिसके बारे में बात करेंगे, और वो है इनकम इलास्टिसिटी। क्योंकि इनकम के कारण भी आप या तो चीजें ज्यादा डिमांड करते हैं या कम डिमांड करते हैं, तो इसके बारे में भी बातचीत होगी, राइट। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुधीर सचदेवा को इजाजत दीजिए, बाय। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करें अपनी इलास्टिसिटी को पहचानने का एक नया तरीका, और बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आने जा रही है, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड के नाम से आप इसे जानते हैं, और हम इस डिमांड कर्व के बेसिस पर डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये मोर देन यूनिट इलास्टिक है, लेस देन है, या इक्वल टू है, या क्या है। और इसे समझने के लिए
हमें एक ऐसी डिमांड कर्व बनानी है। ये डिमांड कर्व जाहिर सी बात है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और इसके पॉइंट्स को आइए जरा मिला दें एक्स और वाई एक्सिस दोनों से, और हमने इसे मिला दिया। अब एक काम किया जाए, ठीक इसके बीचों बीच एक पॉइंट बनाया जाए ताकि ये पूरी की पूरी लाइन दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अब दोबारा से जो वो दो पार्ट्स डिवाइड हो गए उनको इक्वली फिर से डिवाइड कर दिया जाए। अब मेरे पास दोस्तों मेरे 5 पॉइंट्स हाजिर हैं, बोलिए हां या ना। और ये 5 पॉइंट्स इस पूरी लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और अगर मैं नाम देना चाहूं तो कैसे दें बताइए? ए, बी, सी, डी, ई। क्या इसे इस तरीके से नाम दिया जा सकता है? ठीक बात है जी। अब इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर मान लीजिए हमारी डिमांड कर्व का पॉइंट आता है, तो क्या यहां से हम पता लगा सकते हैं कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, या लेस देन 1 है, इंफिनिटी है या 0 है? यस, इसका भी एक तरीका है दोस्तों, और इसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक मेथड। ये जो 4 पार्ट्स हैं, आइए इनको सबको एक 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 एक, इसके साइज को हमने 1 दे दिया, यानी ए बी किसके बराबर है? 1 के। बी सी 1 के बराबर है, ठीक है जी। ये भी 1 के बराबर, बी सी भी 1 के बराबर, डी ई भी 1 के बराबर। हमने इस सबको एक एक करके ये नाम दे दिए हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालनी हो, मान लीजिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए। अगर ए पॉइंट पर मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? बी पॉइंट पर इलास्टिसिटी मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? सी पर निकालनी है तो कैसे निकालूं? डी और ई पर निकालनी है तो कैसे निकालूं? तो दोस्तों हम इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और उसे नाम देंगे लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। इस फॉर्मूले को कहीं और लिख देता हूं मैं। हमने क्या कहा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ये जो ए बी, बी सी, सी डी या बी ई, कहीं से भी ये सेगमेंट्स हैं। ए पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? बी पॉइंट पर बात करूं तो क्या होगा? सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट पर बात करूं तो क्या होगा? इसके हिसाब से अगर मैं देखना चाहूं ए पॉइंट के ऊपर और नीचे क्या क्या है, जरा आके देख ले। ए के नीचे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। नीचे उसके कुछ नहीं तो 0, और उसके ऊपर कितने हैं जरा चेक करिए। ए से लेके ई तक, ए से लेकर के ई तक, ए बी, बी सी, सी डी ई, यहां तक पूरे 4। 0 डिवाइड बाय 4 हो गया। मैंने इसको एक एक नाम दिया है, ए बी 1, बी सी 1, सी डी 1, डी ई भी 1, मिला के हो गए 4। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज कॉल्ड 0। ठीक बात है कि नहीं? अब बी पॉइंट पर अगर मैं देखूं कि यहां पर क्या पोजीशन है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट बी से नीचे नीचे लोअर सेगमेंट हो गया ए और बी तक।
अपर सेगमेंट क्या है, बी से लेकर ई तक, यानी बीई। ए बी की वैल्यू 1 है और बीई की वैल्यू 3 है। आंसर क्या आ गया, 0.33। सी पॉइंट पर अगर मैं देखूं लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, सी पॉइंट से नीचे क्या क्या है, ए सी तक, ऊपर क्या है, सी ई तक, यानी 2 डिवाइड बाई 2। आंसर आ गया 1। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं डी पॉइंट पर देखूं तो डी से नीचे नीचे लोअर सेगमेंट में ए डी है और अपर में डी और ई है, यानी 3/1। आंसर आ गया 3। और अगर ई पॉइंट पर ये सेम चीज देखना चाहूं तो ऊपर और नीचे लोअर सेगमेंट हो गया ए ई और अपर सेगमेंट हो गया 0, यानी 4 डिवाइड बाय 0। आंसर आ गया इन्फिनिटी। तो दोस्तों हमने इन्हीं पॉइंट्स पर जब ए पॉइंट पर देखा तो हमें पता लगा कि इस ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, तो ईडी इक्वल टू 0। बी पॉइंट पर ये 0.33 है, यानी ईडी इज लेस देन 1। सी पॉइंट पर बिल्कुल इक्वल है, यानी ईडी इज इक्वल टू 1, यूनिट इलास्टिक। डी पॉइंट पर है ये 3, यानी ईडी इज मोर देन 1। और लास्ट पॉइंट ई पॉइंट पर ये है ईडी इक्वल टू इंफिनिटी। माय डियर फ्रेंड्स, यही है आपका ज्योमेट्रिक मेथड जिसके बेसिस पर आप इस एक सिंगल लाइन से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से अपने इस पूरे के पूरे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इन 5 पॉइंट्स पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि ईडी किस पोजीशन में है और उसके लिए आपने क्या फंडामेंटल फॉर्मूला अपनाया, ईडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। और मैंने उसको एक बहुत ही स्पेशल नंबर दे करके 1 उसको हमने क्या कर दिया, नंबर दे करके ये कैलकुलेशन भी दिखा दी कि आखिरकार ये इन पॉइंट्स पर इसे हम मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 आखिरकार क्यों कह रहे हैं। तो मेरे भाई ज्योमेट्रिक मेथड का ये हिस्सा हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छी तरह पढ़िए। बाय बाय। चलिए दोस्तों, आ गए हम अपने अगले काम पर। अरे भाई, हम तो अब इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के मेथड पर थे। हमने प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए हमने वो सीख लिया, और हमने सीखा कि भाई प्राइस इसके चेंज होने से, बढ़ने घटने से क्वांटिटी पर कितना असर पड़ता है उसे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अब ये बताइए कि क्या प्राइस, मान लीजिए 10 रुपए मैंने खर्च किया, क्वांटिटी मान लीजिए 50 यूनिट खरीदी, कितना टोटल एक्सपेंडिचर किया होगा मैंने? बहुत ही सिंपल सर जी, 500 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्च हुआ, ये जो 500 नजर आ रहा है दोस्तों, ये 500 किसका प्रोडक्ट है? प्राइस और क्वांटिटी का, तभी तो ये टोटल एक्सपेंडिचर आया। अब मैं ये कहता हूं कि भाई प्राइस के कारण क्वांटिटी पर असर पड़ता है, तो क्वांटिटी पर जितना भी असर आएगा उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली इस टोटल एक्सपेंडिचर पर आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा भाई साहब। यानी न सिर्फ इस प्राइस से इस क्वांटिटी के चेंज कितना हुआ ये पता लगाया जा सकता है, बल्कि हम इस प्राइस और क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन पर भी कितना असर आ रहा है वो भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो अल्टीमेटली क्वांटिटी में चेंज आएगा उसका इंपैक्ट इस टोटल एक्सपेंडिचर पर भी आएगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? यानी अगर मैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन को चेक करने की कोशिश करूं, तो मैं यहां से भी इलास्टिसिटी निकाल सकता हूं। क्या ये बात समझ आई दोस्तों या नहीं?
यहां से भी इलास्टिसिटी निकाली जा सकती है। और इस मेथड को जो हम डिस्कस करने वाले हैं हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल आउटले मेथड। क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या कहते हैं टोटल आउटले मेथड। और यह भी तरीका क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना एक सिंपल सा खेल हो जाता है। आइए देखें कि आखिरकार किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो भाई मान लीजिए प्राइस मैं लिखता हूं 6 रुपए और क्वांटिटी जो है हमारे सामने है 1 रुपया। बताइए जरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया भाई साहब 6 रुपए। बड़ा ही सिंपल सा है। अब ये प्राइस घट जाता है और घटकर रह जाता है 5 रुपए। प्राइस जब घटा तो जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी बढ़ेगी और क्वांटिटी बढ़ गई, 2 गुनी हो गई क्वांटिटी। अब मेरा खर्चा कितना हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया माय डियर फ्रेंड्स 10 रुपए। सो प्राइस क्वांटिटी का जो इंपैक्ट आया वो आया हमारे इस टोटल एक्सपेंडिचर पर। अब मुझे क्वांटिटी की तरफ नहीं देखना, मुझे सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब प्राइस घट रहा है तो उसका इंपैक्ट टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या आया, मुझे यह देखने की जरूरत है। तो ये पहला केस जो दोस्तों हम कर रहे हैं, इसमें प्राइस के घटने के साथ पता लगा कि भाई यहां तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। यह है हमारे इस पॉइंट नंबर 1 का पार्ट ए। राइट, यह है पार्ट ए। बस मैं अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं दोस्तों इसी का दूसरा हिस्सा, और वो है पार्ट बी। मान लीजिए कि प्राइस है 5 रुपए और आप 2 यूनिट्स खरीदते हैं, 10 रुपए का खर्चा करते हैं। अगर ये प्राइस बढ़ करके 6 हो गया तो आपने क्वांटिटी आधी कर डाली और अब आप कर रहे हैं ओनली 6 रुपए का एक्सपेंडिचर। यानी यहां पर आपने देखा कि प्राइस के बढ़ने से 5 से 6 हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका घट गया। इसका मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में हमें यहां पर कैसा रिलेशन नजर आ रहा है दोस्तों? यहां हमें नजर आता है इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन नजर आ रहा है? इनवर्स रिलेशन। तो जहां पर भी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन नजर आ जाए, जैसा कि आपने यहां पर देखा, तो समझ लीजिएगा कि यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 है। अब सवाल आता है ये मोर देन 1 क्यों? जरा से प्राइस चेंज के कारण बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर पर, और वो इंपैक्ट के कारण टोटल एक्सपेंडिचर या तो एकदम बढ़ जाता है या वो टोटल एक्सपेंडिचर एकदम घट जाता है। तो जो इंपैक्ट ज्यादा है इसी के कारण टोटल एक्सपेंडिचर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपस में इनकी कैसी रिलेशन नजर आ रही है? प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है। इनवर्स रिलेशन नजर आ रहा है। इसी कारण से यहां पर आप कहेंगे कि इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, यानी ऐसी पोजीशन में यह कहलाएगी इलास्टिक डिमांड। कैसी डिमांड कहलाएगी दोस्तों? यह कहलाएगी इलास्टिक डिमांड। और आपने कैसे पता लगाया?
प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के इनवर्स रिलेशन के कारण। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लें। मान लीजिए प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर। अगेन पार्ट ए देखते हैं उसका। आपने देखा जी इसका प्राइस है मान लीजिए 4 रुपए और क्वांटिटी है 3 रुपए। बताइए खर्चा कितना हुआ? 12 रुपए। अब प्राइस घटकर रह गया 3 और आपने क्वांटिटी बढ़ाकर कर दी 4। टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई असर नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर ज्यों का त्यों बना हुआ है, यानी प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई असर नहीं पड़ा। आइए इसका दूसरा केस देख लें। पार्ट बी कुछ ऐसी ही कहानी बता रहा है। यहां पर फर्स्ट केस में प्राइसेस दोस्तों रिड्यूस हुए हैं, लेकिन सेकंड केस में हम देखेंगे कि प्राइसेस बढ़ गए। पहले 3 रुपए का प्राइस था, हम 4 क्वांटिटी खरीदते थे, 12 रुपए खर्च करते थे। अब प्राइस बढ़ करके हो गया 4, तो हमने क्वांटिटी घटा डाली और टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 12। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर इस पोजीशन में हमने देखा कि प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई भी असर नहीं पड़ा। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो भैया हम साफ साफ लफ्जों में कहेंगे कि पहले केस में भी जब प्राइस रिड्यूस हुए तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा, जब प्राइस बढ़े तब भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा। और इस कारण से जब यहां कोई चेंज ही नहीं आया तो हमने कहा प्राइस चेंज डज नॉट इंपैक्ट टोटल एक्सपेंडिचर। और अगर ऐसा हुआ कि उस पर कोई असर नहीं पड़ा प्राइस के चेंज होने से, तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी हम इसे कहेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड। माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकेंड काम। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? आइए पॉइंट नंबर 3 देखें, और यहां पर हम क्या पोजीशन देखने जा रहे हैं। अपने पार्ट ए की तरफ देखते हैं। पार्ट ए में दोबारा से प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। तो देखा ये कि 10 रुपए का प्राइस था और क्वांटिटी हम लेते थे मान लीजिए 4। प्राइस घट के रह गया 5 और हमने क्वांटिटी बढ़ा डाली 6 रुपए। पहले खर्चा क्या होता था? 40 रुपए। अब खर्चा क्या होता है? 30 रुपए। तो ऐसी पोजीशन में हमने देखा कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन आया। जैसे ही प्राइसेस घटे टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया। अगर ऐसी पोजीशन में प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर भी घटे, यानी यहां पर आपको कैसा रिलेशन नजर आया? डायरेक्ट रिलेशन नजर आया। इज दैट सो और नॉट? तो भाई जब आपको डायरेक्ट रिलेशन नजर आए, आइए इसका दूसरा केस भी लगे हाथों कर डालें। प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। तो भाई प्राइस 5 रुपए था, डिमांड 6 रुपए थी, 30 रुपए का खर्चा करते थे, प्राइस डबल हो गया, क्वांटिटी घट गई। अल्टीमेटली टोटल एक्सपेंडिचर पर जो असर आया वो देखना है हमें। प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, क्योंकि चीजें चाहिए थी, इसीलिए हमने बहुत ज्यादा डिमांड नहीं घटाई, इसीलिए हमारा बहुत ज्यादा खर्चा उस पर रिड्यूस नहीं हुआ। क्योंकि नंबर ऑफ गुड्स
हमने बहुत ज्यादा कम नहीं की, इसीलिए ज्यादा खर्चा करना पड़ा। तो प्राइस के बढ़ने के कारण हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। यानी ये जरूर एक ऐसी चीज रही होगी जिसमें हम प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी उसकी डिमांड को ज्यादा घटा नहीं पाए। यानी जरूरत ज्यादा रही होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर भी हम उसे खरीद ही रहे हैं, यानी उसकी डिमांड पर ज्यादा असर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि खर्चे तो बढ़ रहे हैं। ऐसे केस में ईडी इज ऑलवेज लेस देन 1। तो जो आपने ये वाला केस देखा दोस्तों, ये क्या है, ईडी लेस देन 1, और इसे हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो दोस्तों ये था हमारा इन इलास्टिक डिमांड का केस। पहले हमने पार्ट ए में देखा, फिर बी में देखा इसे, और अल्टीमेटली हमने इसके डायरेक्ट रिलेशन पर मोहर लगा दी कि जहां पर भी डायरेक्ट रिलेशन होगा हम कहेंगे ईडी इज लेस देन 1। तो यानी आपसे जब पूछा जाए कि भैया जरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को फटाफट से एक्सप्लेन कर दो, तो आपके सामने बड़ा ही सिंपल सा तरीका होगा। आप कहेंगे कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, इनमें अगर इनवर्स रिलेशन होगा तो मेरे भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। अगर इसमें नो इम्पैक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा, और अगर इसमें प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा तब क्या होगा। तो मेरे भाई टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका, अगर इनवर्स रिलेशन है किसमें, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में, तो ईडी इज ऑलवेज मोर देन 1। अगर कोई इंपैक्ट ना पड़े तो ईडी इज इक्वल टू 1, और अगर इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन आ जाए तो ईडी इज लेस देन 1। यानी हमने इनवर्स, नो इंपैक्ट और डायरेक्ट के बेसिस पर डिसाइड कर लिया कि ईडी मोर देन 1, इक्वल टू 1 या लेस देन 1, इनमें से क्या होगी। क्या ये बात समझ आई दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके बेसिस पर हमने काम किया। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जो थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर मेथड को इजाद किया था, कैलकुलेट किया था, और ये हमें जल्द से जल्द कैलकुलेट करने का तरीका बता देता है, राइट। तो फटाफट से प्राइस देखो, टोटल एक्सपेंडिचर देखो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होती नहीं, सीधा उनकी आपने क्या देखी, केवल रिलेशनशिप देख ली, और रिलेशनशिप से इमीडिएटली अंदाजा लगा लिया कि आखिरकार अल्टीमेटली इसमें क्या इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, या इक्वल टू 1 है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम यहां खत्म करते हैं। हम फिर से मिलेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।